नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो इजराइल पर हमास, जो कि फिलिस्तीन का आतंकी संगठन है, 20 मिनट में 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे, जिसकी वजह से उथल पुथल मच गई, हंगामा मच गया। और यह सब हुआ शनिवार की सुबह सुबह। इसके बाद पूरा देश इस पे प्रतिक्रिया दे रहा है। तमाम लोग अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, कोई किसी के पक्ष में खड़ा है, कोई किसी के पक्ष में खड़ा है। ये पूरा मामला क्या है, ये तो आज हम समझेंगे ही इनसाइड स्टोरी में। साथ ही साथ तेल का खेल भी समझेंगे। क्या इस जंग से तेल के दाम भी बढ़ने वाले हैं, जिसका सीधा असर आम आदमी पर, हमारे और आपके ऊपर होने वाला है? आज बात करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। संजीव जी, सबसे पहले तो तेल का खेल समझना चाहूंगा, जो कि ये जंग शुरू हो गई है और इससे क्या हमारे ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला है, आम आदमी पर कोई फर्क पड़ने वाला है? देखिए, हमारा 85% जो कच्चे तेल की जो हमारी नीड है, जो हमारी ज़रूरत है, वो इम्पोर्ट होती है। तो जाहिर है कि पश्चिम एशिया, जहाँ पर ये संकट आया है, उसी क्षेत्र से सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट होता है। तो ऐसे में जबकि पश्चिम एशिया में ये युद्ध चल रहा है, तो ये समझना बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि आखिर हमारे तेल की कीमतों पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा। फिलहाल देखिए, तेल की कीमतें वैसे भी थोड़े हायर साइड में ही हैं। $90 प्रति बैरल के हिसाब से चल रही हैं और ये बहुत सामान्य तो नहीं कहा जा सकता है। अच्छी बात इसमें यह है कि जो दोनों देश इस युद्ध में इन्वॉल्व हैं, इजराइल और पैलेस्टाइन, ये दोनों ऑयल प्रोड्यूसिंग आइडेंटिटीज नहीं है। कोई तेल की यहाँ पे कुएं नहीं है और तेल यहाँ पैदा होता हो, ऐसा नहीं है। तो ये खास बात है। हाँ, ये जरूर है कि 2 बड़े रिफाइनरीज हैं इजराइल में और करीब 3 लाख बैरल वो हर दिन प्रोड्यूस करता है, ये भी है। लेकिन चूंकि वहाँ पर ज़्यादा बड़े मेजर प्लेयर्स हैं जो कि प्राइसेस को स्टेबलाइज करने की स्थिति में हमेशा रहते हैं और वो अभी एक्टर्स नहीं हैं, तो ये मानकर फिलहाल चला जा रहा है कि बहुत असर नहीं होगा। लेकिन जैसा कि आपने कहा, शनिवार को ये घटना घटी है, आज रविवार है। सोमवार को जब मार्केट्स खुलेंगे, जब बाजार खुलेगा, तो अचानक से तेल के दामों में एक इंक्रीज आपको दिखाई पड़ेगी। ऐसा सेफली एज्यूम करके चला जा सकता है कि अचानक से तेल के दाम बढ़ेंगे और वो 90 से बढ़कर के कितनी दूर तक जाते हैं, $90 से बढ़कर के, ये देखना होगा। लेकिन ये बढ़ेंगे ज़रूर, क्योंकि ये पश्चिम एशिया में आया डिस्टर्बेंस है। और चूंकि मेजर प्लेयर्स जो हैं, जैसा मैंने कहा कि वो ऑयल प्रोड्यूसिंग नहीं है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज नहीं है, लेकिन उनके जो समर्थक हैं वो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं। अगर इजराइल के समर्थक की बात करें, अमेरिका बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, या फिर सऊदी अरेबिया जो कि अमेरिका के साथ है इस वक्त, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो फिलिस्तीन के समर्थन में ईरान है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। तो ये ऐसे एक्टर्स हैं कि अगर ये पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं, तब तो ऑयल प्राइसेस में बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा। जैसा मैंने कहा, मंडे को बाजार खुलते ही आप एक इंक्रीज तो देखेंगे, लेकिन उसके बाद वो इंक्रीज बहुत ज़्यादा देर तक वैसे ही बना रहेगा, शायद नहीं। लेकिन अगर कहीं ऐसा हो कि ये जो पर्दे के पीछे के एक्टर्स हैं, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होने लग जाते हैं, तो फिर ऑयल प्राइसेस पर बड़ा ही प्रतिकूल असर पड़ेगा। हमारे लिए इंटरनेशनल बास्केट में अभी $90 की कीमतें हैं, ये थोड़ी बढ़ सकती हैं, लेकिन अगर इंटरनेशनल एक्टर्स आ जाते हैं और वो सही में हिस्सा लेने लग जाते हैं, जैसे अभी तक तो केवल इजराइल और फिलिस्तीन के बीच आप देख रहे हैं मामला, हमास के बीच देख रहे हैं, लेकिन अगर कहीं ईरान भी कूद पड़ता है, उधर से अमेरिका भी कूद पड़ता है, तो फिर ये प्राइसेस $100 पार कर जाएं अचानक से, ये बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी। हालांकि भारत में तो अब चुनावी मौसम है, तो चुनावी मौसम में अक्सर जो है पेट्रोल डीजल के दाम कम होते रहेंगे, लेकिन अब क्योंकि इंटरनेशनली अगर चीजें बढ़ेंगी तो इम्पैक्ट तो होगा ही।
नहीं, चुनावी मौसम में ये तो मान कर चलिए कि जो कीमतें बढ़ती भी हैं अगर, तो वो हमारी जेब पर अभी नहीं आएगी। हाँ, वो बाद लेकिन में क्या आ होगा कि वो बाद में हाँ। वो पैसे हमारे लिए कोई भी राहत नहीं बनता है, जब क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर मान लीजिए कच्चे तेल की कीमतें जो है कम भी जाती हैं, तो भी हमें उतना ही देते रहना पड़ता है, बिल्कुल। क्योंकि चुनाव के टाइम पर जो कीमतें नहीं घटाई जाती हैं तो बाद में रिकवरी कर ली जाती नहीं, है पिछले उसकी। कुछ सालों में जिस तरह से तेल के खेल में आम जनता को फंसाया गया है, उसका तेल निकाला गया है, वो हर किसी ने देखा है, हम सब उसके गवाह हैं, हम खुद ही उस चीज को भोग रहे हैं। लोग कह रहे हैं ये वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो रहा है क्या? एक तरफ हम देख रहे हैं कि 2 कंट्री यूक्रेन और रशिया लड़ रहे थे, अब यहाँ पर फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में लड़ाई शुरू हो गई है। तो ये क्या हो क्या रहा है आखिरकार? इंटरनेशनली समझाइए जरा, क्या माहौल क्या बन रहा है, किस तरह का? देखिए, इसको दोनों तरह से समझते हैं। पहले तो यह है कि तेल के संदर्भ में समझ लीजिए। कच्चे तेल के संदर्भ में रूस एक बहुत बड़ा सप्लायर है, पर रूस पर आज की तारीख में आर्थिक सैंक्शंस लगी हुई हैं। तो रूस अपना माल दुनिया के देशों को बेच नहीं पा रहा है। कुछ देश जो उससे सीधा डील कर रहे हैं, जैसे भारत, तो भारत अपनी जरूरतों को कुछ फीसदी रूस से प्राप्त कर लेता है, लेकिन ऐसा करने से दुनिया के देश बड़े नाराज होते हैं, अमेरिका वगैरह बड़े नाराज होते हैं। लेकिन रूस के तेल की कीमतें जो हैं वो कम है अंतर्राष्ट्रीय बाजार से, तो हमें फायदा है। और भारत की सरकार कहती है कि भाई कोई भी नाराज हो, पहले तो हमें अपने लोगों को देखना है, तो हम रूस से भी लेंगे, लेकिन हम बहुत ही छोटा परसेंटेज ही लेते हैं, बाकी हम वहीं से लेते हैं जहां से बाकी लोग लेते हैं, गल्फ से, खाड़ी से। अब देखिए कि सैंक्शंस के कारण ये हो गया कि ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए हुए थे अमेरिका ने और पश्चिमी देशों ने, तो उस सैंक्शन को उन्होंने थोड़ी अनदेखी कर दी उसकी, क्योंकि रूस पर सैंक्शंस लगाए थे। तो अगर अमेरिका, अगर रशिया और ईरान सब पर सैंक्शंस लगाता तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली भागने लग जाती, जो उनके हक की भी बात नहीं थी। तो उन्होंने थोड़ी देर के लिए नजरअंदाज करना शुरू किया ईरान के ऊपर सैंक्शंस को, और रूस के ऊपर सैंक्शंस जो थे वो कड़ाई से लागू थे। और ये सिलसिला अभी तक चल रहा था, शनिवार के पहले तक चल रहा था कि ईरान पर लगे जो सैंक्शंस हैं उनको अभी देखो मत। लेकिन जैसे ही ईरान का नाम सामने आया है कि हमास के पीछे ईरान खड़ा है, हमास जो कि फिलिस्तीनी आतंकी संगठन है, और उसने इतना बड़ा हमला से अंजाम दिया है, और जिस स्केल का ये हमला है, जिस तरह से अंजाम दिया गया है, वो हमास के बस की बात नहीं थी, जब तक कि उसे पीछे से किसी बहुत बड़ी ताकत की मदद न होती। नहीं, बिल्कुल चैलेंज है, ये तो खुला चैलेंज है इजराइल के लिए। जो इजराइल ये दावा करता है एक पंछी भी उसके आसमान में उसकी बिना मर्जी के नहीं जा सकता। 20 मिनट में 5000 मिसाइल दाग दिए। अब तो कहा जा रहा है कि लेबनान का हिजबुल्ला वो भी कूद गया है, और उसने भी जो 3 इजरायली ठिकाने वहां पर बमबारी की है। तो ये सब भी हो रहा है। ये तो यही बताता है कि कोई बड़ी ताकत उनके पीछे थी, और वो बड़ी ताकत अब सब जान गए हैं कि ईरान है। तो जो सैंक्शंस ईरान पर कल तक लगी तो थी, लेकिन उसकी अनदेखी की जा रही थी। आप देखेंगे कि सोमवार से उन सैंक्शंस पर अमेरिका जो है वो बहुत जबरदस्त तरीके से कहेगा कि इनको कार्यान्वित कीजिए। ईरान का तेल कोई नहीं खरीदेगा, जो ईरान का तेल खरीदेगा वो हमसे बात ना करे, हमसे सामान ना खरीदे, हमसे उसके संबंध टूट जाएंगे। जाहिर है फिर ईरान से कोई संबंध नहीं रखना चाहेगा, क्योंकि अमेरिका के साथ संबंध रखना ज्यादा फायदेमंद है। तो उस दशा में ये संभव हो सकता है कि जो तेल की कीमतें हैं वो थोड़ी बढ़े अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, और उसका असर आपको कल दिखेगा, क्योंकि एक तरफ रशिया पर सैंक्शंस पहले से हैं, ईरान पर कड़ाई से, सख्ती से सैंक्शंस को लागू कर दिया जाएगा, तो फिर 2 ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज हैं उनका तेल अगर बाजार में नहीं आएगा तो सप्लाई घटेगा, तो डिमांड बढ़ेगी और पैसा, कीमतें जो है वो बढ़ेंगी। तो एक तो ये खतरा है। अब हम इसको तेल के संदर्भ से अलग जरा राजनीतिक संदर्भ में समझें, तो राजनीतिक संदर्भ तो ये है ना कि आज की तारीख में ये पूरा आप जैसा कि आपने बताया कि ये युद्ध अचानक से सबके सामने आया,
और ऐसा लगा जैसे कि इजराइल तैयार ही नहीं था। और हमास कितना बड़ा होगा, हमास का जो क्षेत्र है गाजा स्ट्रिप, गाजा पट्टी, गाजा पूरा एनसीआर, जो दिल्ली एनसीआर है, यही अपने आप में इतना ही बड़ा है इजराइल, इससे ज्यादा बड़ा नहीं है। तो इजराइल की पॉपुलेशन 93.6 लाख लाख है, मतलब दिल्ली में ऐसे 3 इजराइल आ जाए। नहीं तो पूरी दुनिया में ही जो यहूदी हैं उनकी कुल पॉपुलेशन 1.5 करोड़ के ही आसपास है, और उसमें से ज्यादा आबादी जो है वो इजराइल में रहती है, और 50 लाख के आसपास अमेरिका में रहते हैं। तो कुछ लाख ही जो है वो दूसरे देशों में रहते हैं। अमेरिका क्यों इस युद्ध में बहुत ज्यादा संजीदगी से लगता है, उसके पीछे एक ये वजह है कि उसकी आबादी का एक बहुत बड़ा चंक जो है वो यहूदियों का है, ज्यूज का है। और ये ज्यूज जो है ना, ये बड़े पावरफुल है। ये वहां की बिजनेस पे काबिज हैं अमेरिका के, ये वहां की पॉलिटिक्स पर काबिज हैं, ये वहां हॉलीवुड में बहुत स्ट्रांग है, वहां पर काबिज है। तो ज्यूज की संख्या 50-55 लाख भले ही हो सकती है अमेरिका में, लेकिन संसाधनों के ऊपर इनकी बहुत ज्यादा पकड़ है, और ये कहते हैं जो सरकार को वो करना होता है, कुछ इस तरह का प्रेशर ग्रुप है ये। तो ये अचानक से जो हुआ उसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि इंटेलिजेंस फेलियर हो गया, पता ही नहीं चला कि हमास जो है वो इतनी बड़ी तैयारी कर रहे हैं। हमास कितने बड़ा क्षेत्र में फैला होगा, नोएडा और ग्रेटर नोएडा को मिला लें आप तो इतना ही बड़ा क्षेत्र हमास का है। मैं जॉर्डन गया हूं तो उस इलाके में बॉर्डर पर जाने का अवसर मिला था, तो मैंने देखा था कि और वहां पर हमास के पास जो भी रसद जाता है तो वो तारों से बना हुआ दीवार है और उसमें दरवाजे हैं। तो यानी कि एक ब्रेड का अगर वो पैकेट जा रहा है तो वो भी इजरायलियों की निगाहों से होकर जाता है। अच्छा, हमास के इलाके में, माफ करें, पैलेस्टीनियंस के गाजा पट्टी में। तो और इसी गाजा पट्टी में हमास है। तो आखिर हमास इतने रॉकेट कहां से लेके आए, जब सारी चीजें आती हैं इजराइल की निगाहों से ही। कहा जाता है कि जहां पर गाजा है उसके ठीक पीछे इजिप्ट है, और इजिप्ट के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो या तो इजिप्ट ने पीछे से मदद की है, या फिर कहा यह जा रहा है कि ईरान ने ड्रोन के माध्यम से उनके पास इस तरह के हथियार पहुंचाए, और एक लंबी अवधि में पहुंचाए, और बहुत प्लानिंग के साथ उन्होंने कल हमला किया। वो हमला इसीलिए कल हुआ है क्योंकि इस वक्त 50वां साल चल रहा है यौम किपर युद्ध का। यौम किपर युद्ध लड़ा गया था 1973 में। इजराइल ने लड़ा था उसे सीरिया से, और गोलान हाइट्स है, जैसे आपके गाजा पट्टी है, जैसे वेस्ट बैंक है, उसी तरह एक गोलान हाइट्स करके जगह है इजराइल का, और उस पर कब्जा वो करना चाह रहे थे, तो मार भगाया था और जीत हुई थी इजराइल की उस युद्ध में, जिसमें कि इजिप्ट भी लड़ा था और दूसरे देश भी, अरब देश लड़े थे, लेकिन अल्टीमेटली इजराइल जीत कर निकला था। उसकी 50वीं सालगिरह चल रही थी, क्योंकि वो अक्टूबर के महीने में 1973 में लड़ा गया था। तेल के दाम तब भी बहुत बढ़ गए थे, और आज की तारीख में भी देखिए 50 सालों बाद अक्टूबर के महीने में ही 2023 में फिर से तेल के दाम की हम बात कर रहे हैं। हालांकि अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जमाना है तो डिमांड उस तरह से नहीं है, उस समय ज्यादा थी, तेल के दाम आसमान में चले गए थे उस वक्त। तो ये 50वीं सालगिरह पर यह हमला होना था। दूसरी बात ये भी थी कि आज की तारीख में जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, प्राइम मिनिस्टर इजराइल के, राजनीतिक रूप से वो बहुत मजबूत नहीं है, तो अपने आप को मजबूत करने के लिए वो एक युद्ध तलाश रहे थे, और वो युद्ध उन्हें इजरायलियों, ये पैलेस्टीनियंस ने दे दिया। वो उनकी माइनॉरिटी सरकार थी, यानी कि अल्पमत की सरकार उनकी थी। आज की तारीख में सब एक हो गए हैं, यूनिटी गवर्नमेंट बन गई है, और जिसके प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू हैं। तो वो वेस्ट बैंक में, जो कि एक जैसे गाजा है उसी तरह वेस्ट बैंक है, वहां पर अग्रेसिव सेटलमेंट्स, मतलब पैलेस्टीनियंस के बीच में इजरायलियों को बसाना, वो बहुत एग्रेसिवली कर रहे थे इस काम को। उस कारण से बहुत नाराज थे वहां के पैलेस्टीनियंस जो हैं, और उन्हें लग रहा था कि एक शांत स्थिति जो थी उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश नेतन्याहू कर रहे हैं। तो ये दूसरी बात थी। और तीसरी बात जो सबसे अहम है वो ये है कि
हाल के दिनों में इजराइल की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़े, इसको लेकर अमेरिका बड़ा प्रयासरत है कि लड़ाई से कुछ नहीं होता है। तो तमाम जो अरब देश हैं उनके साथ उनकी मित्रता करा रहा था। इजराइल की मित्रता सऊदी अरेबिया के साथ हो गई थी, इजराइल की मित्रता कुछ और देशों के साथ हो गई थी, और सऊदी अरेबिया अमेरिका की मदद से जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है यानी पैलेस्टाइन की जो सरकार है उनके साथ इनकी सुलह करा रहा था, और वो बातचीत बहुत एडवांस स्थिति में पहुंच गई थी। यानी कि एक तरफ इजराइल और दूसरी तरफ पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, महमूद अब्बास करके वहां के हेड है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के। तो इजराइल और पैलेस्टाइन पॉलिटिकली एक दूसरे के करीब हो जाते और लड़ते नहीं, और इसको प्रायोजित कर रहा था अमेरिका सऊदी अरेबिया की मदद से। लेकिन अगर ये हो जाता तो हमास का क्या होता? उनकी तो आवाज आती ही नहीं, फिर सुन ही नहीं पाता। ईरान को ये लगा कि फिर हमें तो कोई पूछेगा नहीं। उन्होंने हमास को उतने रॉकेट्स दिए, पैसा दिया, मदद दिया, और कहा कि आप हमला कीजिए और साबित करिए कि फिलिस्तीनियों की असली आवाज ये पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, ये गवर्नमेंट नहीं है महमूद अब्बास की। फिलिस्तीनियों की असली आवाज हमास है। फिलिस्तीनियों की असली आवाज हमास को समर्थन देने वाला ईरान है। और इस तरह से उन्होंने ये हमला एक तरह से प्रायोजित करके करवा दिया है। और अचानक से हमला जो हुआ है उसमें बड़ी किरकिरी हो रही है अमेरिका की, बहुत किरकिरी हो रही है इजराइल की तो होनी ही है, अमेरिका की भी हो रही है कि भाई आप तो इजराइल की हर चीज पर नजर रखते थे, फिर इतने लड़ाके कैसे आ गए? आए ही नहीं, यहाँ हत्याएं ही नहीं की, यहाँ से बंधक बनाकर ले गए हैं और उसे रखा हुआ है गाजा में। गाजा लेकर चले गए हैं और गाजा में रखा हुआ कुछ वीडियोस आए हैं जो कि मतलब बड़े दिल दहलाने वाले हैं। हाँ, तो या बम गिराएं तो आपके भी लोग मरेंगे। ये एक सुरक्षा कवच बनाते हैं। कई इंडियंस भी वहां पर हैं, स्टूडेंट्स हैं, जिनकी बाइट्स आ रही हैं, जिनके बयान आ रहे हैं कि हम डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, बंकर्स में। हालांकि ये अच्छी बात है कि उनके साथ फौज है वहां की, वो पूरा कोऑपरेट कर रही है। इंडिया का क्या स्टैंड इसमें हम देख पा रहे हैं? इंडिया का अगर रोल होगा तो क्या होगा और किस तरफ हम जाएंगे? देखिए, ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम एक दिन का प्रॉब्लम है नहीं। ये प्रॉब्लम है दशकों और यूं कहें सदियों का प्रॉब्लम। क्योंकि जो दो बड़े धर्म है और एक तीसरा थोड़ा छोटा धर्म, तीन धर्मों का जो सबसे ज्यादा श्रद्धा का स्थल है वो एक ही जगह पर है, इजराइल में, यरूशलेम। तो अब दो सबसे बड़े धर्म हुए क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, और एक धर्म है यहूदी, ज्यू, इजरायलियों का जो धर्म है, जिनकी वॉल है। अब दिक्कत क्या है कि सभी तीनों धर्मावलंबी मानते हैं कि यही वो सबसे पवित्र भूमि है। आप देखे होंगे भारतीय मुसलमानों को भी वो पश्चिम की दिशा में करके नमाज अदा करते हैं, क्योंकि पश्चिम की दिशा में ही है अल अक्सा मॉस्क। और इसे टेम्पल माउंट कहते हैं क्रिश्चियंस, और ज्यूइश उसी आधे किलोमीटर में बसे इलाके को, उसको टेम्पल माउंट वो लोग कहते हैं। उनके लिए टेम्पल माउंट है, वो भी उनके लिए बहुत ज्यादा धार्मिक स्थल है। मुस्लिम्स के लिए ये धार्मिक स्थल है अल अक्सा मॉस्क, और सभी उस इलाके पर कब्जा चाहते हैं अब, और आपस में लड़ते रहते हैं। इसलिए एक दिन में तो ये सॉल्व होने वाला मामला है नहीं, और ये इसीलिए मैंने कहा कि ये सदियों और दशकों का मामला है, और बहुत आसानी से आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आप बस अपना रास्ता बना सकते हैं, और अमेरिकन भी इसमें घुस करके बहुत कुछ कर देंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि वो इतना छोटा जगह है, उसमें सभी धर्मों का सबसे पुराना धर्म जो है वो कहते हैं कि ये जूविश है, जो यहूदियों का धर्म है। और इसके बाद आते हैं क्रिश्चियनिटी के लोग, कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट का जो क्रूसिफिकेशन हुआ था वो वहीं हुआ था, यरूशलेम में हुआ था, जो उनको सूली पे चढ़ाया गया था। और फिर कहते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद भी वहीं रहे थे अपने जीवन के कुछ काल में, तो पैगंबर मोहम्मद भी वहीं, ईसा मसीह भी वहीं, और यहूदियों के लिए तो पवित्र स्थल, क्योंकि वहीं से उनका धर्म निकला है ऐसा माना जाता है। बहुत वॉर्स हुए, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी ऑटोमन एम्पायर खत्म हुआ जब,
ब्रिटेन ने फिर इजरायलियों को देश दे दिया कि जाइए इजराइल देश बनाइए 1949 में। लेकिन ये बात कहाँ से स्वीकार होती दूसरों को, खासतौर पर मुस्लिम्स को, क्योंकि उनका भी धर्म स्थल था और वो लड़ते रहे। अब देखिए, बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि इजरायलियों को मारा सबसे ज्यादा हिटलर ने, जो कि एक क्रिश्चियन, हाँ, लेकिन और 60 लाख यहूदी खत्म कर दिए, कंसंट्रेशन कैंप्स और क्या क्या। लेकिन ये लड़ाई उनकी जो है तब्दील हो गई ज्यूज बनाम मुस्लिम्स में, जब से उनको देश मिला। और देश इसलिए क्योंकि वो धर्म स्थल को लेकर के लड़ाई है। अब धर्म स्थल कोई छोड़ना नहीं चाहेगा तो लड़ाई का बहुत आसान सा कोई हल तो है नहीं। तो हिटलर ने जो इजरायलियों के साथ किया, इजरायलियों ने वो फिलिस्तीनियों के साथ किया, तो ये बड़ा ही मतलब डिफिकल्ट है। हाँ, मामला बड़ा अजीब है। 2 फिल्में हैं, लाइफ इज ब्यूटीफुल और शिंडलर्स लिस्ट। ये दोनों हम अपने दर्शकों को भी कहेंगे कि उस दौर में ज्यूइश की क्या स्थिति थी वो समझने के लिए बहुत अच्छी फिल्में हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े जीवट वाले लोग हैं ये, और ये अमेरिकन इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। और ये आप समझिए कि चारों तरफ अरब देश है, उसमें आपने जैसा बताया 1 करोड़ भी नहीं है ये जू, और ये इजराइल अपनी देश बना करके ये टिके हुए हैं वहां पर। अमेरिका जाने के लिए इनको वीजा भी नहीं लगता है, तो एक तरह से अमेरिका का ही वो सपोर्ट लेकर यहाँ खड़े हैं। और अमेरिका का एक मिलिट्री बेस की तरह है इजराइल मिडल ईस्ट में। मिडल ईस्ट को अगर कंट्रोल करना है तो इजराइल के बिना हो ही नहीं सकता है। बेंजामिन नेतन्याहू से बाइडेन के बहुत अच्छे संबंध आजकल नहीं चल रहे हैं, लेकिन जब ऐसी बड़ी परिस्थिति आ गई है तो सब कुछ एक हो गया है। अब भारत की स्थिति ये है कि भारत कभी भी फिलिस्तीनियों के खिलाफ नहीं गया, और अपने होमलैंड के संघर्ष में भारत हर उस देश के साथ था, हर उन लोगों के साथ था जो अपने अपने होमलैंड के लिए, अपनी जमीन के लिए लड़ रहे थे। फिलिस्तीनियों को लगता है कि वो पूरा इलाका जो है वो हमारा है, तो आपकी लड़ाई में हम साथ हैं। इसलिए कभी भी पूरी तरह से हम इजराइल के साथ नहीं हुए आज, और कभी भी हमने पूरी तरह से फिलिस्तीनियों को नहीं छोड़ा। तो हम बीच में हैं, हम न्याय की तरफ, हम शांति की तरफ हैं, और यही हमारा स्टैंड यूक्रेन रशिया वॉर में भी रहा बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम आज की तारीख में भी हम न इजराइल के साथ है न फिलिस्तीन के साथ। हाँ, ये जरूर है कि जब कल भारत सरकार और प्रधानमंत्री की तरफ से ट्वीट हुआ, उस वक्त तक इजराइल के ऊपर हमला हुआ था, तो ये कह दिया गया कि भाई हम इस संकट की घड़ी में इजराइल के साथ हैं। बाद में फिर इजराइल की तरफ से अब हमला होना शुरू हो गया है। हम चाहते हैं कि वहां शांति हो, हम जानते हैं कि हमारे कहने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अपने आप को हम उस सिचुएशन में फंसाना नहीं चाहते हैं। अमेरिका ने जैसे फंसा लिया तो उनकी वजह है, क्योंकि उनके देश में इजरायली इतने रहते हैं। लेकिन ये बात भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जब भी कश्मीर का सवाल आया है तो अरब देश जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़े नहीं हुए हैं। टर्की को अगर आप छोड़ दें तो पाकिस्तान के साथ कोई भी अरब देश खड़ा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि वो कश्मीर के सवाल पर हमारा विरोध करने लगता है, और पाकिस्तान चाह करके भी ये नहीं करा सकता है। भारत का गुडविल अरब देशों में इतना है, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो ओमान हो, चाहे वो कतर हो, हर जगह, यहाँ तक कि ईरान और इराक में भी हम लोगों को एक अलग तरीके से देखा जाता है। हम लोग, मैं इराक गया था वहां पर, और भारतीय समझ करके वो और ज्यादा आपको सम्मान देते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने हमें वैसे वैसे समय में मदद की है। 26/11 का हमला हुआ, उस वक्त वो आ गए और उन्होंने कहा कि आपको जिस तरह की मदद चाहिए, चाहे वो खुफिया जानकारियों की मदद हो, चाहे वो सैनिक साजो सामान की जरूरत हो, हम आपके लिए तैयार हैं। जब भी मुश्किलें आई हैं हमारे सामने, तब इजराइल आकर के खड़ा हो गया है। तो इजराइल को भी आप नहीं, तो हमारे लिए एक स्टैंड लेना, कड़ा स्टैंड लेना बड़ा मुश्किल है। और वो किसी के हक में भी नहीं है। आप कैसे कहेंगे कि ये गलत है और ये सही है, क्योंकि आप उसके प्लेयर ही नहीं है, उसकी पार्टी ही नहीं है, आप जानते ही नहीं है कि हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है। और बहुत पुराना इतिहास है। म्यूनिख ओलंपिक्स में सारे के सारे प्लेयर्स मार दिए गए थे इजरायली। आप ये समझिए कि एक बार जब हवाई जहाज को ही वो हाईजैक कर लिया गया, और जो तेल अवीव से उड़ा इजराइल की राजधानी से फ्रेंच एयरप्लेन, और उसे युगांडा लेके चले गए। वहां ईदी अमीन उस वक्त शासक हुआ करते थे, और रातों रात किस तरह से इजरायलियों ने
कई जहाज लेकर के वो उसी हवाई अड्डे पे उतरे, युगांडा के जिस हवाई अड्डे पे इस इजरायली प्लेन को रोका हुआ था, और उन्होंने अपने 102 बंधक बहुत ही हीरोइज्म के साथ छुड़ा लिए। और उसमें से जो लीड कर रहा था कमांडो, उसका नाम था जोनाथन नेतन्याहू, और वो ही बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा भाई। और जोनाथन नेतन्याहू, आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा काम उन्होंने किया था। रातों रात सबको छुड़ा करके ले आए, दूसरे देश में जा करके अपना हवाई जहाज भी ले आए और अपने बंधुकों को भी लेकर के आए। लेकिन इस कार्य को करते हुए जोनाथन नेतन्याहू मारे गए थे युगांडा में ही, उनकी डेड बॉडी आई थी। और उनके ही गुडविल का फायदा बेंजामिन नेतन्याहू को मिला, छोटे भाई को, और वो राजनीति में इतने आ गए। तो इजराइल ने इस तरह से जिया है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री है। इसलिए हम कोई एक पक्ष अगर लेंगे तो हम डिप्लोमेटिकली गलत कर जाएंगे। बिल्कुल, हम उस चक्कर में नहीं है, हमें अपना फायदा इंपॉर्टेंट है। और हमें सोमवार का इंतजार है कि आखिर तेल के दाम बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए, क्योंकि वो हमारी और आपकी जेब पर भारी पड़ेंगे, हमारे दर्शकों की जेब पर भारी पड़ेंगे। चलिए, हम तो यही चाहते हैं कि पीस पूरी दुनिया में कायम हो, और क्योंकि हम कहते भी हैं कि हम शांति के साथ में हैं, तो जो शांति के साथ में है वो यही चाहते हैं कि ये जो जंग हो रही है इसमें अब यह ज्यादा आगे ना बढ़े, ज्यादा बड़ी ना हो, बैठकर बातचीत हो जाए। वहीं दूसरी तरफ तेल का खेल, क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे, तो अब सोमवार को देखा जाएगा क्या होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि इलेक्शंस का मौसम है, तो इलेक्शंस में ज्यादा कुछ असर आम जनता की जेब पर पड़ता नहीं है। लेकिन क्योंकि संजीव जी अभी कह रहे थे इलेक्शंस के बाद क्या होगा, अगर चीजें खराब हुई तो फिर भुगतना तो हमें और आपको ही पड़ेगा। क्या समझते हैं आप? आपको क्या लगता है कि तेल के दाम क्या बढ़ सकते हैं? हमें कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।